स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट पे। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कतर में वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त हिंदुस्तान पर टिकी हुई हैं। चाइना को रोकने के लिए मोदी क्या कर रहे हैं और मोदी आगे क्या कर सकते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें बहुत गौर से इसे एस्टिमेट कर रही हैं। मगर आज हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, विपक्ष के बहुत सारे नेता, सोशल मीडिया के बहुत सारे हैंडल्स मोदी विरोध का नैरेटिव फैलाते हुए मिल जाएंगे। मोदी रोको गुट चीन चीन करके मोदी की राह में रोड़ा अटकाना चाहता है। प्रधानमंत्री ने आज सबको जवाब दिया। मोदी का रेड कार्ड विदेशी दुश्मनों के लिए कितना है और देसी दुश्मनों के लिए कितना है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम, हम तुझे सलाम। वंदे ऐसे समय जब पूरे देश में चाइना चाइना हो रहा है, बॉर्डर के बारे में फ्री का ज्ञान बांटा जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में पायरेटेड स्क्रिप्ट कट कॉपी फॉरवर्ड की जा रही है, तो प्रधानमंत्री सीधे नॉर्थ ईस्ट पहुंच गए। मोदी जी वेलकम, वेलकम, वेलकम। मोदी जी वेलकम, वेलकम, वेलकम। माता त्रिपुरा सुंदरीर पुण्यो भूमिते ऐसे आमी निजे के होन्य मोने कोर्ची। पहले मेघालय, फिर त्रिपुरा, पहले शिलोंग के पोलो ग्राउंड पर, फिर अगरतला के विवेकानंद ग्राउंड पर प्रधानमंत्री ने एक साथ दो काम किए। नरेंद्र मोदी ने भारत के बॉर्डर एरिया को डेवलप करने पर चीन की आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया और सियासी विरोधियों को भी सख्त मैसेज दिया। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। राष्ट्र की रक्षा भी यहीं से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार कारोबार भी यहीं से होता है। इसलिए एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को होने वाला है। वो योजना है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। मोदी के विरोधी प्रधानमंत्री की इस ड्रेस पर कमेंटबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव आने पर मोदी का दौरा होने का नैरेटिव फैला रहे हैं। मगर मोदी क्या कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी डेवलपमेंट पर दे रहे हैं। मेघालय में मोबाइल कनेक्टिविटी को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए मोदी 1210 नए 4G टावर लगवा रहे हैं। इनमें से 320 4G टावर लगाए जा चुके हैं और 890 टावर
लगाए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हिंदुस्तान की पुअर कनेक्टिविटी का फायदा चीन उठाता है। मोदी जिनपिंग से ये बेनिफिट भी छीन रहे हैं। बॉर्डर पर कनेक्टिविटी वाला फैक्टर चेंज होने से ही चीन एलएसी पर पिटने लगा है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और मजबूत होगा क्योंकि मोदी पूर्वोत्तर में नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में 4 नई सड़क परियोजनाएं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 32 नई सड़कें, कुल लंबाई 230 किलोमीटर। 112 सड़कों को बेहतर करने का काम, लंबाई 540 किलोमीटर। मेघालय में IIM का नया सेंटर। त्रिपुरा के अगरतला में नया सरकारी डेंटल कॉलेज और 3400 करोड़ रुपए की लागत से बने 2,28,000 घरों में गृह प्रवेश का शुभारंभ। हाँ, यह सच है कि मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बात से कोई कैसे इनकार कर सकता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में अमन चैन लाकर उसे डेवलप करने का काम नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। पूरा उत्तर पूर्व पहले बंद, हड़ताल, बम धमाके, गोलीबारी से जाना जाता था। अलग अलग ग्रुप के उग्रवादी समूहों के अलग अलग घटनाओं के कारण उत्तर प्रदेश के लोग भी चैन की सांस नहीं ले रहे थे। यहां पर टूरिज्म और इंडस्ट्री भी नहीं बढ़ रही थी। ये 8 साल के अंदर अगर 2014 से तुलना करें तो विद्रोह की घटनाओं में 74% कमी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर आई है। सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाओं में 60% कमी आई है और नागरिकों की मौत का जहां तक सवाल है 89% कमी आई है और लगभग 8,000 युवाओं ने सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। हिंदुस्तान के पॉलिटिकल मैप को देखें तो सबसे ज्यादा भगवा पूर्वोत्तर में ही है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से 6 राज्यों में या तो बीजेपी का मुख्यमंत्री है या फिर यहां बीजेपी कोalition से सरकार चला रही है। पूर्वोत्तर में सिर्फ मिजोरम ही ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। पूर्वोत्तर में इतना भगवा एक दिन में नहीं आया है। याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन वाली सरकार का कार्यकाल, तब बीजेपी को नॉर्थ इंडिया की पार्टी बताकर खारिज कर दिया जाता था। कांग्रेस और जनता दल के नेता ये दावा करते थे कि बीजेपी चाहे कितना भी सिर पटक ले, वो साउथ की पार्टी नहीं हो सकती, वो नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं घुस सकती। मोदी ने भगवा ध्वज को साउथ में भी फहराया और नॉर्थ ईस्ट में भी कमल खिलाया। जो परिश्रम हमने किया है उसका लाभ आज लोगों को मिल रहा है, विशेषकर मेरे नौजवानों को मिल रहा है। डबल इंजन सरकार बनने के बाद त्रिपुरा की अनेक पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल दे रही है। हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए भी डबल इंजन सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है। 2017 से पहले त्रिपुरा में गरीबों के हक के राशन में भी लूट होती थी। आज डबल इंजन सरकार हर गरीब तक उसके हिस्से का राशन भी पहुंचा रही है। मोदी के सारे विरोधी इन दिनों एक ही तरह के मैप घुमा रहे हैं। केसीआर की पार्टी श्रिंकिंग सैफरन का टैग मार्क लगाकर मैप दिखाती है। कांग्रेस पार्टी इसी मैप के ऊपर देसी भाषा में सिमट रही बीजेपी, निपट रही बीजेपी की हेडलाइन लगाती है। आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा दावा किया है। केजरीवाल ने 2024 के लिए अपना दावा ठोका है। मोटे मोटे तौर पे 3 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 1-2 पार्टियां और हैं जो
लीगल तरीके से राष्ट्रीय कही जा सकती हैं, पर एक जन सामान्य के उसमें देखा जाए, उसके माइंड स्पेस में देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये 3 पार्टियां हैं जो पूरे देश के अंदर जनता के दिमाग में हैं। और इन तीनों के अंदर आम आदमी पार्टी बिल्कुल अलग खड़ी होती है। मोदी के गुजरात में कांग्रेस के नुकसान पर तीसरी फोर्स बनने वाले केजरीवाल की पॉलिटिक्स क्या है, ये थोड़ी देर में बताते हैं। पहले मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर वायरल मैप की हकीकत समझ लेते हैं। क्या बीजेपी सचमुच सिमट रही है या बीजेपी अपना विस्तार कर रही है? मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत का पॉलिटिकल कलर ऐसा था। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा, इन 4 राज्यों में ही बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। 2017 में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर सहित 13 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री था। 2022 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और पुदुचेरी में बीजेपी सहयोगी दलों के साथ सरकार चला रही है। इस वक्त देश में 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। इनमें 16 विधानसभाओं में भगवा शासन है। इन 16 राज्यों में देश की 50% से ज्यादा आबादी रहती है। तो फिर मोदी विरोधियों के दावे का आधार क्या है? मोदी विरोधी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक को भगवा मैप से आउट करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक बीजेपी ने यहां मैंडेट की चोरी की है। वर्चुअल वर्ल्ड में किए जाने वाले ऐसे दावों का रियल वर्ल्ड में कोई मोल नहीं है। आज की सियासी हकीकत यही है कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार है। वर्चुअल और रियलिटी का अंतर एक एग्जाम्पल से समझिए। कोलकाता में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक की सिर्फ एक तस्वीर वायरल की गई, जिसमें ममता बनर्जी गृह मंत्री अमित शाह का चादर ओढ़ाकर सम्मान कर रही हैं। ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग में कई बातें हुई। राज्य पुलिस और बीएसएफ के अधिकार पर तनातनी भी हुई, लेकिन वायरल सिर्फ एक तस्वीर हुई। हिंदुस्तान के पॉलिटिकल मैप का कलर एक बार फिर से ध्यान से देखिए। बंगाल की खाड़ी से लगते हुए राज्य अब तक मोदी के रंग में नहीं रंगे। पश्चिम बंगाल 42 सीट, ओडिशा 21 सीट, तेलंगाना 17 सीट, आंध्र प्रदेश 25 सीट और तमिलनाडु 39 सीट। इन 5 राज्यों को मिला दें तो लोकसभा में कुल 144 सीट बनती हैं। पूरब और दक्षिण के इन समुद्र सीमावर्ती राज्यों में बीजेपी नहीं है, यहाँ कांग्रेस भी नहीं, यहाँ अन्य रीजनल पार्टियां हैं। थर्ड फ्रंट की बात करने वाले लीडर इन्हीं नेताओं की तरफ देखते हैं और इन्हीं के बूते नरेंद्र मोदी से टकराने की हिम्मत जुटाते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी की लॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग फेल हो चुकी है। अब मार्केट में तीसरी ताकत होने का नया दावेदार आया है। नाम है अरविंद केजरीवाल। नेशनल पार्टी का टैग लेने के बाद केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं। कुछ दिन पहले गुजरात के सिलसिले में एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि गुजरात में तो आप बैल से दूध निकाल के ले आए। इतना मुश्किल था। गाय से दूध तो सारे निकालते हैं, हम बैल से दूध निकाल के ले आए। 14% वोट शेयर, 5 एमएलए पहली बार में। 2 राज्यों में सरकार चला रहे अरविंद केजरीवाल का मन क्यों बढ़ा? इसके पीछे असल में कांग्रेस का गिरता हुआ ग्राफ है। जिस तरह 1991 से 99 तक बीजेपी जनता दल के सिमटने से खाली हुए पॉलिटिकल स्पेस को भरते हुए आगे बढ़ रही थी, उसी तरह केजरीवाल अभी कांग्रेस को रिप्लेस करते हुए अपने लिए स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को राम मंदिर आंदोलन में मोमेंटम मिला था, केजरीवाल के लिए अभी वो मोमेंट नहीं आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी उसी दिशा में बढ़ रही है।
यही पार्टी है, जैसा कि अरविंद जी ने बोला, जब चप्पलें घिस जाती हैं एक एमएलए बनने के लिए, यही पार्टी है जो 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29, 30, 31, 32 साल के लड़के लड़कियों को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देती है। यही पार्टी है। वरना हालात देख लो, हिमाचल में सरकार बन गई, मंत्रिमंडल नहीं बना। सुक्खू जी उनके साथ पैदल भी चल लिए 10 किलोमीटर के, बता दो कौन कौन लेने हैं, फैसला नहीं हो रहा। इतनी देर में बीजेपी वालों को टाइम मिल जाएगा, इतना टाइम लगाते नहीं है वो, और कांग्रेस वाले भी इतना टाइम देते नहीं है। गुजरात में 5 विधायक बनवाकर केजरीवाल अगर 2024 में मोदी से भिड़ने का ख्वाब देख रहे हैं तो उनकी रियलिटी टेस्ट कर लेना चाहिए। 2014 में जब पहली बार मोदी का तूफान उठा तो बीजेपी ने अपने दम पर 282 सीटें जीती और एनडीए का ग्राफ 336 तक पहुंच गया। 2019 में दूसरी बार मोदी लहर उठी तो बीजेपी अपने दम पर 303 सीटों तक पहुंच गई और एनडीए का ग्राफ 353 सीटों तक पहुंच गया। नरेंद्र मोदी हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल बीजेपी का विस्तार कर रहे हैं। नई नई ज्योग्राफी और नई नई डेमोग्राफी के बीच बीजेपी को ले जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने इसे आदिवासी वोटों का एग्जाम्पल देकर समझाया। निराशा फैलाने वाले लोग रिवर्स गियर में चलते हैं जब त्रिपुरा में एक्सेलेटर की जरूरत है। साथियों, सत्ता भाव की इस राजनीति ने हमारे जनजातीय समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया। आदिवासी समाज को, जनजातीय क्षेत्रों को विकास से दूर रखा गया। भाजपा ने इस राजनीति को बदला है। यही कारण है कि आज भाजपा आदिवासी समाज की पहली पसंद है। अभी अभी गुजरात में चुनाव हुए हैं। गुजरात में भाजपा को 27 साल बाद भी प्रचंड जीत मिली है। उसमें जनजातीय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आदिवासियों के लिए आरक्षित 27 सीटों में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती है। साथियों, अटल जी की सरकार ने सबसे पहले आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट की व्यवस्था की। जब से आपने दिल्ली में हमें अवसर दिया है, तब से जनजातीय समुदाय से जुड़े हर मुद्दे को हमने प्राथमिकता दी है। जो आदिवासी वोट पहले कांग्रेस का फिक्स डिपॉजिट था, वो अब मोदी के पीछे सबसे मजबूती से खड़ा है। 53% आदिवासी मोदी के साथ, 44% दलित मोदी के साथ, 56% पिछड़ा मोदी के साथ, 62% अगड़ा वोट भी मोदी के साथ। गुजरात चुनाव के बाद जो आंकड़े आ रहे हैं वो सोशियोलॉजिस्ट और सिफोलॉजिस्ट को भी चकरा दे रहे हैं। गुजरात में चुनाव विधानसभा का था, लोग मुख्यमंत्री चुनने निकले थे, तब भी मोदी को इतना सपोर्ट मिला। सोचिए 2024 में जब वोटर प्रधानमंत्री चुनने निकलेंगे तो क्या होगा। राहुल गांधी ने जब से रीजनल पार्टियों के बारे में कांग्रेस की लाइन बताई है, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जैसे मोदी विरोधियों को भी समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस के साथ जाएं या न जाएं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि वो सबको साथ तो लेना चाहते हैं, मगर मोदी से अकेले लड़ना चाहते हैं। इस लड़ाई में उतरने से पहले राहुल भी और उनकी पार्टी भी गलती पर गलती किए जा रही है। वीर सेना और एक कायर राजा, बताइए सीमाएं सुरक्षित कैसे रह सकती है? हमारी आपत्ति राजा की कायरता से है। हमारी आपत्ति इससे है कि एक कायर राजा ने एक वीर सेना के हाथ बांध दिए हैं। चाइना पर कांग्रेस से ज्यादा
बैलेंस्ड लाइन केजरीवाल ने ली है। उनको मालूम है कि अभी वो चीन पर कुछ नहीं कर सकते, कोई पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए केजरीवाल ने सोशल बाइकॉट वाला रास्ता सुझाया है। एक तरफ चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, एक तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारा सैनिक जो है वो चाइना का डट के मुकाबला कर रहा है, अपनी जान तक दे रहा है। कई सैनिकों की जान चली गई। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि हम चाइना को इसका इनाम देते जा रहे हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार को पता नहीं क्या हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या हो गया, उनको सजा देने की बजाय वो हमें आंख दिखाते हैं, उनकी आंख में आंख डाल के उनको जवाब देने की बजाय उनके साथ हम और सामान खरीद रहे हैं, उनसे चाइना से और सामान खरीद रहे हैं। क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की? क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? नरेंद्र मोदी ठोस कदम बढ़ा रहे हैं, दूर की सोचकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मोदी का यही इन्वेस्टमेंट 2024 के लिए पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट बन सकता है। पूर्वोत्तर के बॉर्डर से अगर फेवर वाला मैसेज आएगा तो उसे पूरे देश तक पहुंचाने का काम मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।